आज हम पढ़ेंगे 7 से लेकर 10 जुलाई का करंट अफेयर। हमारा पहला करंट अफेयर में न्यूज़ है, खनिजों पर ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। अर्थात खनिज है, उस पर किसकी अनुमति अनिवार्य होगी? ग्राम सभा की। क्यों हो रहा है यह? क्योंकि छत्तीसगढ़ में पेसा नियम का प्रारूप लागू कर दिया गया है कैबिनेट की बैठक में। यदि आपने हमारी कैबिनेट की बैठक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। कैबिनेट की बैठक पर पूरी चर्चा की गई है और प्रत्येक बिंदु पर पेसा नियम के लागू होने से क्या क्या परिवर्तन आएंगे यह देखिए। सबसे पहले पेसा का फुल फॉर्म, पेसा ये 2022 में लागू हुआ। देश में 1996 से लागू है। अब देख सकते हैं इसमें पेसा कानून 1996 से लागू। पेसा का फुल फॉर्म देख रहे थे। पेसा का पहला का अर्थ होता है पंचायत, टेंशन ई का फुल का अर्थ है शेड्यूल्ड और ए का अर्थ है एरियाज। अर्थात तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उसके पंचायतों का विस्तार, हिंदी में बोलते हैं इसको पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। पेशा होता क्या है? जो सामान्य पंचायती राज अधिनियम है उसी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रावधानों के साथ पेशा अधिनियम बनाया जाता है, जिसमें एसटी समुदाय अर्थात अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होगी प्रावधान में। सबसे पहला हम खनिजों पे देख रहे हैं। खनिजों के लिए क्या प्रावधान रहता है पेशा में, यह देख लेते हैं। तो पेशा अधिनियम है वह छत्तीसगढ़ में लागू हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कैसे हैं आदिवासी बहुल जनसंख्या है। 30.62% एसटी जनसंख्या निवास करती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के 85 विकासखंड आदिवासी विकासखंड है। यह बात आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसमें उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिक आदिवासी निवास करते हैं। 14 ऐसे जिले हैं, कितने जिले हैं? 14 ऐसे जिले हैं जो पूर्णतः एसटी जिले हैं और 85 विकासखंड एसटी विकासखंड है। तो छत्तीसगढ़ 7वां राज्य है क्या पेशा कानून लागू करने वाला। यह रैंक याद रखिएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ देश में कितना नंबर का राज्य है, तो 7वें नंबर का राज्य है जिसमें पेशा कानून लागू करने में। पेशा कानून होता क्या है? यहाँ पे पेशा का फुल फॉर्म दिए छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022। यह पेशा का जो पेशा कानून 2022 लागू किया गया है उसे सभी विभागों को 1 साल के भीतर इसका क्रियान्वयन करना होगा। इस नियम के तहत राज्य के 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र, यह याद रखिएगा कि 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, आप देख लीजिए। 5वीं अनुसूची में विशिष्ट क्षेत्रों का प्रशासन के संबंधित विषय में प्रावधान दिए गए हैं। इसमें कुछ विशिष्ट प्रावधान अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए जाते हैं। इसमें क्या है कि ग्राम सभाओं को असीमित अधिकार मिल जाएंगे। इसमें गौण खनिजों के उत्खनन एवं खनन स्थल के संबंध में ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। जो गौण खनिज हैं, खनिज मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मुख्य खनिज और एक होता है गौण खनिज। तो मुख्य खनिज और गौण खनिज जो है उसमें दोनों में अगर यह आदिवासी क्षेत्रों में स्थान है या गौण खनिज का, तो दोनों क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ेगी। याद रखिएगा ग्राम सभा शब्द यूज हो रहे हैं, न कि ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ेगी तभी गौण खनिजों के उत्खनन एवं उपयोग योजना और प्रबंधन के लिए सक्षम होगी। गौण खनिजों की लीज या पट्टे ग्राम सभा की अनुमति से ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाएगा। अर्थात ग्राम सभा को हम सशक्त कर रहे हैं पेशा एक्ट से। एक यहाँ पे एक और चर्चा लिखी हुई है जिसमें लिखा है पेशा को अमली जामा पहनाने के लिए पिछले 2 साल से भी अधिक समय से कवायद चल रही है। अर्थात पिछले 2 साल से छत्तीसगढ़ में चर्चा चल रही थी कि पेशा एक्ट लागू करेंगे पूर्ण रूप से, परंतु हो नहीं पा रहा था। परंतु 2022 में यहाँ लागू कर दिया गया। इसमें एक और अनुपातिक प्रतिनिधित्व का नियम दिया गया जिसमें ग्राम सभा के क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग को अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसमें कंडीशन देखिए, यह कंडीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हर स्थिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग को कम से कम 50% प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। इस नियम के तहत ग्राम सभा का पृथक कोष होगा
ग्राम सभा का पृथक कोष होगा, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत कार्यकारी एजेंसी होगी और गौण खनिजों से प्राप्त राशि का बंटवारा राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। यह कुछ पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें फिर से देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि हर स्थिति में अनुसूचित जाति वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए, 50% प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस नियम के तहत ग्राम सभा का एक पृथक कोष होगा, ग्राम पंचायत एक कार्यकारी एजेंसी होगी और जो गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व है, याद रखिए कैसे खनिज से, गौण खनिजों से, मुख्य खनिज नहीं, मुख्य खनिज का राजस्व छत्तीसगढ़ सरकार का होता है। तो गौण खनिज का जो राजस्व है उसकी राशि का बंटवारा राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। यह याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में एक और बात अभी चल रही थी, कही जा रही थी कि पेशा के तहत जो 50% एसटी में रिजर्वेशन है या प्रतिनिधित्व है उसमें से 25 फीमेल रहेंगे, अर्थात 50% का आधा फीमेल रखेंगे, 50% का 50% फीमेल रहेगा। ऐसा रहेगा, 50% का 50% फीमेल रहेगा। तो पेशा से इतना ही याद रखिएगा और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे जब इसका प्रारूप तैयार हो, पूरा बन के हो जाएगा। तो आप अभी इसी में रहिएगा। अगला जो न्यूज़ है, हमारा जो अगला न्यूज़ है वह अचानक मार्ग से कान्हा को जोड़ने वाले वन्य प्राणी कॉरिडोर से है। अचानक मार्ग आप जानते हैं, अचानक मार्ग क्या है? वन वाले चैप्टर में हम इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अचानक मार्ग से कान्हा को जोड़ने वन्य प्राणी कॉरिडोर, अर्थात जो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश एमपी में कान्हा नेशनल पार्क है और यहाँ पे तो जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक कान्हा, ये जो हम कान्हा, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो कान्हा के वन्य जीव हैं अचानक पार पे आ जा रहे हैं और अचानक मार के जो जीव है वो कान्हा पे चले जा रहे हैं। इन दोनों के बीच संक्रमण हो रहा है। इस संक्रमण को देखते हुए वन विभाग द्वारा इसको जोड़ दिया जा रहा है, कॉरिडोर बना दिया जा रहा है, एक रास्ता जिससे वन्य जीवों को आने जाने में सहूलियत हो सके। फिर देख लेते हैं न्यूज में। सबसे पहला तो यह इम्पोर्टेंट है कि दो वन मंडल मिलाकर देखते हैं, दो वन मंडल कौन कौन से हैं। तो अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने को कॉरिडोर बन रहा है। प्रदेश के दो वन मंडल मिलकर यह काम कर रहे हैं। कॉरिडोर बनाने फिलहाल 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हमें पैसे इंपॉर्टेंट नहीं रखना, यह देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा जो वन मंडल का नाम है, जो दो वन मंडल नाम के हैं वह यहाँ पे वर्धा वन मंडल में 7 और मुंगेली वन मंडल में 5 गलियारों की पहचान की गई है। वो दो वन मंडल कौन कौन से हैं जिनके थ्रू बन रहा है? दो वन मंडल से सम्मिलित है। कौन कौन? पहला है मुंगेली और दूसरा वर्धा। दो वन मंडल पर विशेष फोकस किया गया है कि पहला कवर्धा वन मंडल और दूसरा मुंगेली वन मंडल। ये दोनों वन मंडल राज्य से छत्तीसगढ़ से इस कॉरिडोर पे शामिल होंगे और इसका जो पैसा है अर्थात जो इसका बजट दिया जाएगा वो कैंपा मद से दिया जाएगा। आप यदि आपको कैंपा मद नहीं पता तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, मैं कैंपा मद के बारे में चर्चा की। अब जो हमारा अगला न्यूज है वह है देश लघु वनोपज। आप सभी को पता है कि लघु वनोपज में छत्तीसगढ़ नए नए आयाम रच रहे हैं। टोटल 65 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई यह देखना है तो मुख्यमंत्री सॉरी वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 13.50 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्रह, यह याद रखिएगा, 13.5 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक है और छत्तीसगढ़ जो है देश में सबसे ज्यादा लघु वनोपज की खरीदी करने वाला राज्य है। अर्थात छत्तीसगढ़ कैसा राज्य बन गया है? पहला राज्य। छत्तीसगढ़ टॉप लिस्ट पे आ गया है जो क्या करता है? लघु वनोपजों की खरीदी करता है। कितनी लघु वनोपजों की खरीदी करता है छत्तीसगढ़? तो 65। याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिए हैं उसे देख लेते हैं। अगला हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यह है कि 74% लघु वनोपज अकेली छत्तीसगढ़ राज्य खरीदता है।
देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला है। यह डाटा भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में 13,50,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक हैं। लघु वनोपज संग्रहण के लिए लगभग 4,50,000 महिला समूह कार्यरत है। 4,50,000 महिलाओं की याद रखिए। और तेंदुपत्ता को कैसे खरीदा जाता है, तो समर्थन मूल्य पे। इसके साथ कोदो, कुटकी और रागी याद रखिएगा। कोदो, कुटकी, रागी 3377 और ये एमएसपी पे खरीदे जाने की घोषणा की गई थी पिछले बार। इसी तरह धीरे धीरे लघु वनोपजों की संख्या बढ़ के 65 भी हो गई थी। आप सबने देखा ही होगा कि पहले 52 हुआ, फिर 63 हुआ, फिर 65 हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग लघु वनोपजों पे नए नए आयाम रचते जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। तो हमें याद क्या रखना है, 65 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। लगभग 13.5 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक है। 74% लघु वनोपज पूरे देश का छत्तीसगढ़ से खरीदा जा रहा है। और कोदो, कुटकी, रागी व अन्य जो वनोत्पाद हैं उसको भी हम लोग समर्थन मूल्य पे खरीदी कर रहे हैं। हमारा जो अगला न्यूज़ है वह है 8 जुलाई का न्यूज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 जुलाई का डेट है। इसमें जो न्यूज़ है वह हमारे जो पिछड़े वर्ग के समुदाय हैं, जिसमें एसटी और एससी समुदाय हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और इस पे हमारे एक योजना का भी प्रावधान है, तो हमें वह योजना जाननी है कि वह योजना क्या है। तो हमारा न्यूज़ है यूपीएससी के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022। ये जो यूपीएससी प्री हुआ है, इसका भी प्री क्लियर हो गया है। उसको मेंस की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। यह याद रखिएगा, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं मेंस से। 1 लाख रुपए यूपीएससी मेंस की पढ़ाई होती है। इन्हें किन्हें मिलता है, किन अर्थात कौन कौन लाभार्थी इसके पात्रता रखते हैं, तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन योजना यथा संशोधित 2010 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति अभ्यर्थियों को सिविल सेवा प्रीलिम्स में सफलता प्राप्त करने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान। तो 1 लाख रुपए प्राप्त होता है इन लोगों को मेंस के लिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको। तो आप यह याद रखिएगा कि हमारे यहाँ एक योजना है जिसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ है पर्यटन से। और अगला न्यूज़ किससे है, पर्यटन। पर्यटन मंडल के अध्यक्ष, पहले तो हमें इनका नाम याद। पर्यटन मंडल के अध्यक्ष कौन है, तो अटल श्री। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड जो है अर्थात पर्यटन मंडल के अध्यक्ष कौन है, तो श्री अटल श्रीवास्तव जी। हमें सबसे पहले तो इसको याद रख, ये सब श्री अटल श्रीवास्तव कौन है, यह पर्यटन मंडल के अध्यक्ष। शनिवार को मैनपाट पहुंचे थे। वहां ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ विभिन्न पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, रामायण और कालीन जो स्थान है उनके लिए राम वनगमन पथ, ऐसी विभिन्न प्रकार की सर्किटें पूरे देश में और हमारे राज्य में चलाई जा रही है। इसमें कर्मा एथनिक रिसोर्ट, आप याद रखिएगा, कर्मा एथनिक रिसोर्ट कहाँ है, मैनपाट पे। हम मैन पार्ट में जो गए थे निरीक्षण के लिए, उसमें कर्मा एथनिक रिसोर्ट का जायजा लिया और उच्च स्तरीय पर्यटक सुविधा केंद्र उपलब्ध कराए जाने से के उद्देश्य से निर्माण हो रहा है। इसका कर्मा एथनिक रिसोर्ट का। कर्मा एथनिक रिसोर्ट का निर्माण क्यों हो रहा है, ताकि लोगों को उच्च स्तरीय पर्यटक सुविधा मिल सके। बस इन्हीं सभी के लिए जो हमारे अध्यक्ष जी हैं श्री अटल श्रीवास्तव जी, वह वहाँ पर पहुँचे थे। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इम्पोर्टेंट है, कर्मा एथनिक रिसोर्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक और लिखे हैं मैन पाट के कमलेश्वरपुर में, जगह का नाम भी है। मैन पाट में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का जो कर्मा एथनिक रिसोर्ट है वह कहाँ है, तो कमलेश्वरपुर में। यह भी याद रखिएगा, लगभग 48 एकड़ में कर्मा एथनिक रिसोर्ट बन रहा है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है कि 48 एकड़ में कर्मा एथनिक रिसोर्ट ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत आता है और मैन पाट के कमलेश्वरपुर में स्थित है। क्या, तो कर्मा एथनिक रिसोर्ट। और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष कौन है,
तो श्री अटल श्रीवास्तव जी। मैंने थोड़े दिन पहले ही एक और अध्यक्ष का नाम बताया था जो थे निजी विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष श्री उमेश मिश्र जी। आप अगर हमारे करंट अफेयर के वीडियो नहीं देखें तो आप जाके जरूर देखें। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। हमारा अगला जो न्यूज है वह है बैगा जनजाति से। आप सभी को पता है कि बैगा जनजाति निवास कहाँ करती है, तो मैकल के क्षेत्रों पे। मैकल का जो आंध्र प्रदेश है अर्थात मैकल के जो नीचे वाले भाग हैं उनमें बैगा जनजाति निवास करती है। तो यह खबर है कवर्धा जिले से। बैगा जनजाति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसमें किया क्या गया, तो बैगा युवक युवतियों के साथ उनके अभिभावकों ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति जताया आभार। में हुआ क्या है कि बैगा जनजाति के 111 युवक युवतियों को बैगा जनजाति के 111 युवक युवतियों को ताला संगवारी कार्यक्रम के चयनित युवाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। अर्थात जो साला संगवारी कार्यक्रम है, अर्थात जो साला में शिक्षा लेने की कार्यक्रम, साला से प्राप्त कराना था शिक्षा किनको, तो जो पिछड़े हुए समुदाय हमारे यहाँ स्पेशल पीबीटीएस जिनको बोलते हैं हम देश पिछड़े जनजाति बोलते हैं, उनके लिए 111 युवक युवतियों को साला संगवारी के माध्यम से पढ़ाई कराया गया, उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो इसी बात पे चर्चा थी, तो आप याद रखिएगा बैगा जनजाति को दिया गया साला संगवारी। हमारे लिए जनजाति इंपॉर्टेंट है और जब हम जनजातियों पर चर्चा करेंगे तो जनजाति के पूर्ण रूप से हम उसके बारे में जानेंगे कि बैगा जनजाति का कार्य क्या है, अन्य क्या है और जो भी उसके लिए है। तो जो हमारा न्यूज है वह है 10 जुलाई, क्योंकि हमारा न्यूज इधर उधर मिक्स्ड है तो आप नेक्स्ट ग्रुप में पढ़ें ताकि आपको याद हो सके। तो अगला जो न्यूज है वह है बांकी नदी। सबसे पहले याद रखें कि बांकी नदी है, अगला क्वेश्चन तो यही बनेगा एग्जाम में कि बांकी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो जसपुर। बांकी नदी जो है उसका उद्गम स्थल जो जसपुर में है उसके स्थान है सिटोंगा। सिटोंगा एक जगह का नाम है, जसपुर के सिटोंगा में स्थित बांकी नदी का उद्गम स्थल, क्योंकि बांकी नदी जसपुर नगर के मध्य में बहती है और यह एक इम्पॉर्टेंट नदी है जसपुर के लिए। तो इसके साथ इसमें क्या हो रहा है कि बांकी नदी में गंदगी फैला रहे हैं और उसे अतिक्रमण कर रहे हैं, तो नदियों को किनारे को अतिक्रमण को हटाने की बात की गई है जिससे नदी क्या हो सके, अपने पुराने स्वरूप में आ सके। इससे क्या हो रहा है, नदी का बहाव रुक रहा है, लोग इस पे अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो इन सबको देखने के लिए कलेक्टर साहब वहां पहुंचे थे बांकी नदी के पास। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट यही है कि जसपुर में है बांकी नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र भी जसपुर में आता है। आप याद रखिएगा बांकी नदी कहाँ है, जसपुर में। हमारा जो अगला न्यूज है वह है छत्तीसगढ़ में घर बैठे करा सकेंगे हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन। तो सामान्य भाषा में एच बोलते हैं, एच टी लिखते हैं, एच टी एच टी बोलते हैं। हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन यह होता क्या है, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जब हम मान लीजिए हमने बाइक खरीदा या हमने कार खरीदी, बाइक या कार खरीदा, बाइक या कार को हमने खरीदा फिनेंस से, अर्थात हमने उसके लिए लोन लिया फिनेंस से। जब फिनेंस से खरीदते हैं तो उसके दो मालिक होते हैं, एक तो आप होते हैं और एक वह स्वयं फिनेंस कंपनी हो। दो मालिक कौन कौन हो गए, आप मालिक हैं इसके और फिनेंस कंपनी मालिक। तो आप भले इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट हर मंथ पे कर रहे हैं, लेकिन उसका मालिक वो फिनेंस कंपनी भी होता है। तो जब आपका पूरा लोन क्लियर हो जाता है, आपका पूरा लोन क्लियर हो गया, मान लीजिए आपने सारे इंस्टॉलमेंट पटा दिए, फिर भी वह फाइनेंस कंपनी मालिक बना रहता है, तो उसके लिए जो हाइपोथिकेशन है उसका टर्मिनेशन करना पड़ता है, अर्थात यह जो दूसरा मालिक है इसको हटाना पड़ता है मालिकाना से। यह आरसी में रजिस्टर्ड होता है कि आप उसके अकेले मालिक नहीं है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कोई गाड़ी खरीदा आपने उसे फाइनेंस कराया, उस फाइनेंस का आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो उसका फाइनेंस जो कंपनी होता है वह भी उस
गाड़ी का मालिक होता है जो आपने खरीदा है। और जब आप लोन पूरा कर लेते हैं तब उसको कैंसल कराना पड़ता है कि अब मैंने लोन पूरा दे दिया फाइनेंस कंपनी को, अब इस गाड़ी का मालिक मैं हूँ। तो यहाँ से हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन शब्द आया, तो आप इसे समझ लेंगे। हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन शब्द क्या है? तो उसे हटाने के लिए एक अलग से प्रक्रिया करनी पड़ती थी पहले, कि आप आरटीओ ऑफिस जाएंगे, वहां पे बताएंगे, सारे लोन का क्लियरेंस देंगे, फिर लोन क्लियरेंस के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप आरटीओ में एप्लीकेशन देंगे तो वह दूसरे मालिक का नाम हटाएंगे। इतनी सब परेशानियां होती थी। इसे अब कम कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं न्यूज में क्या है। हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन का आप मतलब समझ लेंगे। टर्मिनेशन का अर्थ होता है तोड़ना, अर्थात हाइपोथिकेशन मतलब जो दूसरा मालिक है उसको आप हटाना चाह रहे हैं। जब तक यह हट नहीं जाता था तब तक गाड़ी की रीसेल नहीं होती थी, अर्थात हम उसे दोबारा बेच नहीं पाते थे। तो देखिए इसमें क्या है आगे न्यूज में। जो हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन है वह तुहर सरकार तुहर द्वार, कौन सी योजना के तहत आई है? तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के। तुहर सरकार तुहर द्वार योजना क्या है? तो यह परिवहन विभाग द्वारा चलाई गई योजना है जो घर बैठे परिवहन सेवाओं को आपके डोर स्टेप डिलीवरी देता है। और जो परिवहन सेवाएं हैं वह आपको घर तक पहुंचा के देता है। जो भी आपको आरटीओ से संबंधित कार्य है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, गाड़ी का फिटनेस चेक कराना है, परमिट लेना है, वो सभी सेवाएं आप ऑनलाइन के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। यही तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना है। इसमें हमारा जो शब्द था वो है हाइपोथिकेशन। आप समझ गए, हाइपोथिकेशन का अर्थ होता है डबल मालिक, अर्थात दो मालिक हैं उसे। तो अब उसे भौतिक दस्तावेज नहीं लिया जाएगा उसके लिए। आरटीओ कार्यालय में हाइपोथिकेशन की समाप्ति के संबंध में कोई भौतिक दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। अर्थात आपने सारे लोन पटा लिए तो आप ओटीपी के माध्यम से, सामान्य ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन उस हाइपोथिकेशन को अलग कर सकते हैं। अर्थात अपने जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उससे हटा सकते हैं। तो ऑटो टर्मिनेशन भी है, अर्थात अगर आप उसे लिंक कर दें अपने लोन अकाउंट से, लोन एसी से आपने लिंक कर दिया, तब वह स्वतः ही हट जाएगा आरसी से जो दूसरा मालिक का नाम है। इससे क्या होगी, परिवहन विभाग में जो समय लगता है आपको, उससे समय की बचत होगी और धन की भी बचत होगी। तो आप याद रखिएगा कि हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। किसमें? तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना। तो तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना, उसमें कितनी सेवाएं हैं यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 22 सेवाएं, याद रखिएगा कितनी सेवाएं हैं? तो 22 सेवाएं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना में 22 सेवाओं का संचालन किया जा रहा है जो डोर स्टेप है, अर्थात घर पे पहुंचे। और यहाँ पे लिखा है कि छत्तीसगढ़ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन E1 प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पहला, यह हमारे एग्जाम पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ क्या है, पहला राज्य है जो ऑनलाइन 1A प्रमाण पत्र देता है। 1A प्रमाण पत्र। अब देखिए ये क्या होता है कि आप जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस जाएंगे तो चालकों का क्या होता है, मेडिकल प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होती है। मेडिकल प्रमाण पत्र वही मिल जाता है आरटीओ में, और इसमें भी छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। वहाँ वेरिफिकेशन हो जाता है आपका मेडिकल का, आप वहीं से यह बता सकते हैं कि मैं पूर्णतः फिट हूँ ड्राइवरी के लिए। तो इस तरह छत्तीसगढ़ ऑनलाइन 1A प्रमाण पत्र भी देने लगा है। तो किसके योजना के अंतर्गत है? तो तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार। यहाँ पे लिखा है श्री मोहम्मद अकबर ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जारी करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया। हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट ऑनलाइन होगा और पेपरलेस मेडिकल प्रमाण पत्र मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हर चीज ऑनलाइन कर दी गई है। 22 सेवाओं का संचालन किया जा रहा है जिसमें हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन जोड़ दिया गया है। हमारा जो अगला न्यूज है वह है शहद था। तो शहद का संग्रहण से सभी को पता है कि लघु वनोपजों में शहद शामिल है। तो वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण में मधुमक्खियों और शहद के छत्तों को नहीं पहुंचेगी क्षति, यह हमारे न्यूज में था। तो हमें यह याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रदेश में कितने चरणों में चल रहा है यह योजना। तो 11 चरणों में।
कैसी योजना है, तो वैज्ञानिक तरीके से क्या करना है, संग्रहण करना है मधु का अर्थात शहद का, और शहद के छत्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो 11 जिला योजना का प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया है, यह याद रखिएगा 11, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं न्यूज में पूरा डिटेल क्या है इसकी। तो न्यूज है हमारा कि छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में शहद उत्पादन की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए परंपरागत रूप से जो शहद संग्रहण करते थे उससे रिप्लेस करके आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से क्या करना है, शहद का संग्रहण करना है, जिससे क्या होगा, संग्रहण की मात्रा में वृद्धि होगी। इसमें यह इम्पोर्टेंट है कि प्रथम चरण में 5 जिला यूनियनों के 323 परंपरागत शहद संग्राहकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 5 जिला यूनियन पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में टोटल कितने हैं, तो 11 जिला यूनियन, जिसमें 11 जिला का नाम है यूनियनों का। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से यूनियन कहाँ कहाँ के हैं, यहाँ पे न्यूज है, यह पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सीजी एग्जाम एकेडमी पे, सीजी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे यह आपको मिल जाएगा। तो मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उनको नुकसान पहुंचता था, पहले क्या होता था, मधुमक्खियों को छत्ते को काट दिया जाता था, तो मधुमक्खियों को छत्ते बनाने में फिर से बहुत समय लगता था। तो अब उसे वैज्ञानिक तरीके से, जिससे छत्तों को नुकसान ना हो और मधुमक्खियों को भी नुकसान ना हो। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो शहद प्रसंस्करण या शहद संग्रहण से लेकर है, 5 जिला यूनियनों को 323 शहद संग्राहकों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें दिया है 5 जिला यूनियन के कौन कौन से। तो यह इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो सबसे महत्वपूर्ण है यह है कि 2770 क्विंटल शहद का लक्ष्य रखा गया है, इसमें तो 2022-23 में याद रखिएगा। सन 2022-23 में कितने क्विंटल शहद संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है, तो 2770 क्विंटल हमारा लक्ष्य है 2022-23 में। लेकिन अभी 30 जून तक केवल 240 क्विंटल ही शहद का संग्रहण किया जा चुका है। 2020-21 में 323 क्विंटल था और 2021-23 में 349 क्विंटल। तो हमारे लिए लक्ष्य इम्पोर्टेंट है, 2770 क्विंटल लक्ष्य रखा है हम लोगों ने 2022-23 में, इसमें तो शहद के संग्रहण हेतु। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। हमारा अगला न्यूज है रोजगार सृजन। ये याद रखिएगा, ये मेंस के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि रोजगार सृजन क्या है, व्यापक में कहा जा सकता है कि रोजगार सृजन प्रावधान क्या क्या है। तो छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जो है के द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार में अवसर अवसर सृजन करना है, अर्थात रोजगार सृजन करने हेतु ऋण देना है। तो हमें ऋण का प्रावधान देखना है कि ऋण क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पहला, और दूसरा है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह दो योजनाएं दिख रही हैं, इन्हीं के माध्यम से हमें बैंकों के माध्यम से ऋण में उपलब्ध कराना है, जिससे शासन द्वारा अनुदान देना है। तो अनुदान की प्रतिशत क्या है कि 35% का लाभ दिया जाएगा, लिखा है। छत्तीस वर्ष 2022-23 हेतु छत्तीसगढ़ के 28 जिले हैं, इसमें सभी जिलों पे यह लागू है, सभी जिलों के व्यक्ति इस पे अप्लाई कर सकते हैं, यह है। तो इस पे योजना क्या है यह देखो। तो पहला है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इसमें शहरी एवं ग्रामीण अनुसूचित जाति अर्थात एससी, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और सामान्य अर्थात क्यू अनरिजर्व, इन सभी के लिए सेवा क्षेत्रों के लिए, आप जानते हैं कि सेवा क्षेत्र क्या क्या होते हैं इकोनॉमिक्स में, मेडिकल सेवा, होटल और जो भी होता है इंटरनेट, ये सभी सेवा है। 20 लाख तक यहाँ पे लिख देते हैं, सेवा क्षेत्र हेतु 20 लाख, याद रखिएगा। योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। विनिर्माण क्षेत्र हेतु 50 लाख,
निर्माण हेतु, यहाँ पे दिया है विनिर्माण हेतु 50 लाख तक का लोन। इस 50 लाख और इस 20 लाख में जो है ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही हैं उसको 35% और शहरी क्षेत्र के जो हितग्राही हैं उसको 25% अनुदान का लाभ दिया जाए। आप देख सकते हैं कि जो सेवा क्षेत्र है सबसे पहले उसके लिए 20 लाख रुपए, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों को 35% का अनुदान और शहरी क्षेत्रों के लिए 25% का अनुदान। ये था क्या, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब है मुख्यमंत्री अर्थात राज्य प्रवर्तित योजना है ये। तो मुख्यमंत्री जो रोजगार सृजन कार्यक्रम है हमारा जो दूसरा है वह है इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को सेवा के लिए कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए। फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, सेवा हेतु 1 लाख। इसी प्रकार विनिर्माण क्षेत्र के लिए कितने दिए जाते हैं, 3 लाख। निर्माण कितने दिए जाते हैं, 3 लाख, जिसमें 35% अनुदान दिया जाता है और हितग्राही को परियोजना लागत का 5% स्वयं लगाना होता है। इससे 35, 25 और 35 का कोई नहीं है कि ग्रामीण को 35 और शहरी को 25, जो प्रधानमंत्री वाले में, मुख्यमंत्री वाले में नहीं है। ठीक है, और 5% स्वयं का पैसा लगाना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो आप यह याद रखिएगा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इससे रोजगार में बढ़ावा दिया जा सके। आप सभी को पता है कि औद्योगिक नीति के साथ यह सभी योजनाएं तीव्रता से लागू है जिससे रोजगार में बढ़ावा हो सके और अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो सके। आइए चलते हैं अगले न्यूज की ओर। यह इम्पोर्टेंट न्यूज है संस्कृति विषयक। यह जो न्यूज है ये संस्कृति विषयक है। आप सभी ने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट का जो माध्यम है वह अक्सर डिजिटल मीडिया हुआ करता है, जिसमें पत्र, पत्रिकाएं और जो ई साधन हैं जितने भी मोबाइल, इंटरनेट, इन सब के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है अर्थात प्रचार प्रसार किया जाता है। परंतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक अलग ही प्रचार करने का साधन दिया गया जिसमें 75 गांव में नाचा दलों के माध्यम से शासन की योजनाओं को दी गई जानकारी। यह हटके न्यूज है आज का हमारा कि 75 गांव में नाचा दल के माध्यम से, आप जानते हैं कि नाचा छत्तीसगढ़ की संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। नाचा के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर बुराई किया जाता है और सामाजिक संदेश दिया जाता है जिससे समाज का क्या हो सके, उत्तरोत्तर विकास हो सके। इसी तकनीक को अपनाते हुए नाचा दलों को शासन की योजनाओं के माध्यम, शासन की योजनाएं जो थी उनकी जानकारी नाचा दलों के माध्यम से दिया गया। तो यह याद रखिएगा कि नाचा दलों का उपयोग भी जो शासकीय योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है। तो जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं आप सभी जानते हैं, नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर, वृक्षारोपण प्रोत्साहन, हाट बाजार क्लिनिक, अन्य जो योजनाएं हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उस पे नाचा के माध्यमों से उनकी जानकारी दी गई। तो आप याद रखिएगा। हमारा जो अगला न्यूज है वह है छत्तीसगढ़ी भाषा। इससे छत्तीसगढ़ी, आप सभी को पता है कि न्यायालय जो है, माननीय न्यायालय जो उनकी भाषाओं का स्पष्ट प्रावधान है कि अंग्रेजी होगी। जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उनका प्रयोग किया जाता। हालांकि भाषाओं का वर्णन संविधान के अनुच्छेदों में अलग अलग जगह किया हुआ, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। भाग संविधान के भाग 17 भाषाएं दी गई हैं जिसमें न्यायालय की भाषा पर बात की गई है। परंतु छत्तीसगढ़ में की जो एक बैठक हुई, किसकी बैठक हुई, तो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अर्थात छत्तीसगढ़ में जो विधिक सेवा है, लीगल सर्विसेज है, उनकी एक बैठक हुई, उसमें छत्तीसगढ़ की भाषा के बारे में चर्चा हुई। तो यहाँ पे शब्द है नालसा। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए आप। नाल, एस
तो नालसा जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। एन ए का नेशनल, एल का लीगल, एस का सर्विस, ए का अथॉरिटी, अर्थात राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण। उसी तरह छत्तीसगढ़ में है CLSA, छत्तीसगढ़ लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं। छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक बैठक लिया गया, जिसपे क्या किया गया, छत्तीसगढ़ी भाषा को मधुर कहा गया। और ये कहा किसने, यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी। आप इसे याद रखिएगा, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी जी। इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ संवाद के लिए अधिवक्ता सरल भाषाओं का उपयोग करे, जैसे छत्तीसगढ़ बहुत छत्तीसगढ़ी बहुत मधुर भाषा है। इसे संवाद करने में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर में, यह जो संघ है विधिक प्राधिकरण और अधिवक्ता संघ, इन दोनों ने क्या कहा कि आप छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करें। तो इससे क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास होगा। और क्योंकि भाषा क्या होता है, माध्यम होता है समझने का, तो अगर आप उनकी भावनाओं को समझेंगे तो आप अच्छे से न्याय कर पाएंगे, यह कहा न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी जी। तो आप याद रखिएगा, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नालसा, होता क्या है, इसकी जगह हमारे यहाँ CLS है, छत्तीसगढ़ लीगल स्टेट अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी जी। आप अगला देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी भाषा का समर्थन की बात की गई, अर्थात छत्तीसगढ़ी भाषा में कामकाज की बात की गई, और जो न्याय की पालिका की भाषा है, भाषा भाग 17 में दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला जो न्यूज था वह कोंडागांव से था, जिसमें नगर वन परियोजना का हरियाली महोत्सव, महोत्सव याद ना रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यह आ सकता है कि हरियाली महोत्सव कहाँ शुरू किया गया, तो इसका आंसर होगा कोंडागांव। आप सभी देख रहे हैं कोंडागांव जिले के, तो कोंडागांव में हरियाली महोत्सव प्रारंभ किया गया है। क्या यह हरियाली महोत्सव, तो दक्षिण कोंडागांव वन मंडल, हम वन मंडल पे एक विशेष वीडियो बनाएंगे और वन मंडल पे चर्चा करेंगे कि कितने वन मंडल। तो दक्षिण कोंडागांव वन मंडल के अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यह याद रखिएगा, अर्थात यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है, उनके निर्देश पे जो नगर पालिका क्षेत्र से लगे वन क्षेत्र हैं वो संरक्षित करने और जन सामान्य में वनों के संरक्षण, अर्थात जो हरियाली महोत्सव है उसका उद्देश्य क्या है, तो नगर पालिका क्षेत्र जो है अर्थात नगरीय क्षेत्रों से जो वन लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हें संरक्षित करने का प्रयास, और वहाँ के जो जन सामान्य है उनको वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना, अर्थात वनों का संरक्षण कैसे किया जाए, वनों के लाभ क्या है, यह सब बातें हरियाली महोत्सव में बताया। आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा यहाँ पे, यह और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि संपूर्ण देश में 75 नगर वन स्थापित किया जा रहा है, 75 नगर वन। इस 75 नगर वन में छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के माध्यम से दक्षिणगढ़ कोंडागांव वन मंडल के द्वारा नगर पालिका क्षेत्र से लगे वन क्षेत्र, इसमें कोपेबेड़ा कक्ष का चयन किया गया है। अब इस 75 नगर वन क्षेत्र में कौन आएगा, ये कोपेबेड़ा में, याद रखिएगा दक्षिण कोंडागांव वन मंडल है, कोपेबेड़ा क्षेत्र को शामिल किया गया है, 75 नगर वन क्षेत्र है पूरे भारत में, और कोंडागांव में हरियाली महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसमें अवैध कटाई, अवैध उत्खनन आदि को रोकना है। तो आप यह पेज जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे यह PDF आपको अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारा जो न्यूज़ है वो है रोका छेका अभियान से। आप सभी को पता है रोका अर्थात रोकना, छेका अर्थात बाड़ा लगाना, बाउंड्री करना, से किसी को रोका जा सकता है। रोका छेका अभियान, आप जानते हैं कि शासन द्वारा रोका छेका अभियान चलाया जाता है। तो इस वर्ष 10 जुलाई से, यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, कब से,
10 जुलाई से प्रदेश में रोका छीका अभियान शुरू किया जाएगा। रोका छीका अभियान है क्या? तो जो पशु हैं वह जो है फसल को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, अर्थात चराई चराई से फसल बर्बाद हो जाती है, पशुओं से फसल को नुकसान होता है। तो पशुओं के अवैध एंट्री को रोकने के लिए, अर्थात खेतों पे पशुओं की अवैध एंट्री को रोकने के लिए क्या करते हैं, रोका छेका अभियान चलाते हैं, अर्थात जानवरों को रोकते हैं कि खेतों की ओर ना जाए, जिससे फसल में कोई नुकसान ना हो। इसी को देखते हुए रोका छेका अभियान चलाया जाता है। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कहा, रोका छेका हमारी पुरानी परंपरा है, अर्थात प्राचीन काल से रोका छेका का कॉन्सेप्ट है और इसे ही अभियान चलाया जा रहा है कि रोका छेका के रूप में। इससे क्या हुआ, पिछले साल जो चला है उससे परिणाम बड़ा उत्साहजनक रहा, अर्थात परिणाम उत्तम रहे, फसल को नुकसान कम हुए और जो आवारा पशु हैं या आवारा मवेशी हैं उनको सुरक्षित रूप से अब कहाँ ले जाएंगे, गौठान पे, अर्थात गौठान पे ले जाएंगे। उसके लिए हरे चारे की व्यवस्था की जाएगी जिससे वह खेत की ओर आकर्षित नहीं होंगे और खेतों में जो फसल है वह सुरक्षित रहेगा। तो यह है रोका छेका अभियान। आप रोका छेका अभियान को अच्छे से याद रखेंगे। यह कब से चालू हुआ यह पूछा जाएगा एग्जाम में, तो 10 जून। अगला जो हमारा न्यूज है वह सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज के दिन का वह है मछुआ नीति। मछुआ अर्थात मछली पकड़ने वाले लोग, मछली पकड़ने से को बोलते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं निषाद समाज तथा मछली पालन का पारंपरिक कार्य करते हैं, उन्हें कीमट कहते थे। आज भी उन्हीं को कीमट लोग तथा मछली पालन का कार्य करते हैं। तो इन मछली पालन, आप सभी को पता है मत्स्य पालन छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक विकसित हो रहा है। 94% जल क्षेत्र, ये बार बार पूछा गया परसेंटेज है, आप इसे बिल्कुल याद रखिए। 94% जो टोटल जल है हमारा, उसका 94% जल क्षेत्र को मछली पालन के रूप में विकसित किया जा चुका है। तो मुख्यमंत्री जी ने मछुआ नीति को कैबिनेट में अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी बोल के घोषणा किया है। कौन सी नीति? तो मछुआ नीति। आइए देखते हैं इसके बारे में कि मछुआ नीति क्या है। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि मछुआ समाज के भवन के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई व मछली पालन को कृषि के दर्जा देने के लिए अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आप सभी को पता है कि मछली पालन और लाख उत्पादन, मछली पालन प्लस लाख उत्पादन, ये दोनों को कृषि का दर्जा दिया गया है। दोनों को कृषि का दर्जा दिया गया। कृषि के दर्जा प्राप्त होने से क्या फायदे हैं, यह आप बात जान सकते हैं कि तो जहाँ पे भी आपको ऋण संबंधी सुविधाएं हैं वह कृषि के मूलभूत पे मिलेगा, कृषि के आधार पर मिलेगा और अन्य जो फसल की बिक्री है वह भी कृषि के आधार पर होगी। अर्थात मछली पालन व लाख उत्पादन छत्तीसगढ़ में कृषि का दर्जा प्राप्त है, आप यह भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो मछुआ नीति है उससे अधिक लोगों को लाभ दिलाना है और इस नीति के तहत मछली पालन करने वाले किसान, क्या मछली पालन करने वाले किसानों को ब्याज का ऋण तथा बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी। ब्याज में भी छूट दी जाएगी और बिजली में भी छूट दी जाएगी, यह बोला गया। और आपको पता ही है, अभी मैंने ऊपर बताया कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन को कृषि का दर्जा प्राप्त है, तो यह याद रखिएगा। तो महुआ नीति अगले जब कैबिनेट में पास होगा तो हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हमारे न्यूज में इतना ही है। आगे देखते हैं इस न्यूज में और कोई इस न्यूज से हमें एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है, जो है कि इस अवसर पर उन्होंने बिलासा देवी केवट, आप याद रखिएगा बिलासा देवी केवट, मत्स्य पालन पुरस्कार दिया जाता है। मत्स्य पालन में पुरस्कार है वह बिलासा देवी केवट का राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है, इंद्रू केवट पर दंडकारण्य की गांधी शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज की दंडकारण्य का गांधी, दंडकारण्य पुस्तक का नाम क्या है, इंद्रू। तो हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इंद्रू केवट कौन है और इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे सीजी का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, सीजी के वीडियो अपलोड किए गए हैं।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो आपको तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक सीधी एग्जाम एकेडमी में मिल जाएगा। थैंक यू।